हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं मोंगो डीबी की लेक्चर सीरीज। भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक हाइप भी क्रिएट हुई है। बहुत सारे लोग मोंगो डीबी को सीखना चाह रहे हैं और सही भी है, क्योंकि मोंगो डीबी की आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। क्यों डिमांड है, क्यों मोंगो डीबी इतना ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम के ऊपर, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के इस इंट्रोडक्शन टू मोंगो डीबी के लेक्चर के अंदर। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, इंट्रोडक्शन टू मोंगो डीबी, ठीक है। मोंगो डीबी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो वर्ड है आपके पास मोंगो डीबी, ठीक है, इसको पहले समझो। देखो डीबी का मतलब तो हमें पता है डेटाबेस, लेकिन यहाँ पे ये जो मोंगो वर्ड है, ठीक है, देखो ये निकला है ह्यूमंगस से, ठीक है। ह्यूमंगस का मतलब ह्यूज। इसका मतलब मोंगो डीबी को यूज करके हम ह्यूज डेटा, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली स्टोर कर सकते हैं अपने मोंगो डीबी के डेटाबेस में एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब कि परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और डेटा को स्टोर करने का तरीका भी डिफरेंट भी है और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज अच्छा भी है। तो यहाँ पे मोंगो का मतलब क्या है, ह्यूज, ह्यूमंगस से निकला। अगर आपने बेंटन देखा हो तो वहाँ पे आई थिंक ह्यूमंगस और एक कैरेक्टर होता था जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, तो उसी के थ्रू ये इसका नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, आते हैं इसके एक मेन पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मतलब व्हाट इज मोंगो डीबी। मोंगो डीबी का एक लाइन के अंदर मैं आपको इसकी पूरी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूंगा और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने गौर से समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मोंगो डीबी इज अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम। भाई देखो यहां पे दो बातें बता रहा है, ठीक है। मोंगो डीबी को क्या कह रहा है, एक तो वो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है और दूसरा नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है। तो मतलब यहां पे मोंगो डीबी दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। एक तो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, दूसरा नो एसक्यूएल। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, क्योंकि मोंगो डीबी आपके पास एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। और ये जो नो एसक्यूएल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो पुराने डेटाबेसेस हम पढ़ के आए हैं ना ट्रेडिशनल, जिस तरह से एसक्यूएल सर्वर हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे समझते हैं कि ये नो एसक्यूएल क्या होता है। भाई देखो नो एसक्यूएल डेटाबेस को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जो हमारे पुराने डेटाबेसेस है ना ट्रेडिशनल, जिस तरह से एसक्यूएल सर्वर हो गया और माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है, इन दोनों की एग्जांपल्स को यूज करके मैं आपको नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। भाई देखो ये जो एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल के ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, इसके अंदर जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, वो किस में करते हैं, वो करते हैं हम टेबल्स की फॉर्म में। मतलब जो टैबुलर फॉर्मेट होता है, टैबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपके पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसके अंदर हम अपना डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और देखो ये जितने भी टेबल्स होते हैं ना, हर टेबल का अपना एक स्कीमा होता है। स्कीमा मतलब उस टेबल के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, उस चीज को हम कहते हैं स्कीमा, ठीक है। स्कीमा को मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई ये जो हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, उसके अंदर मैंने क्या बताया, डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबुलर फॉर्मेट में, मतलब टेबल्स की फॉर्मेट में। टेबल्स में आपके पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं जिसको आप फील्ड्स भी कहते हो, और फिर उसके बाद उसके अंदर रोज भी होते हैं जिनको हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, और कॉलम्स की हमारे पास डेटा टाइप्स भी होती हैं। जिस तरह इंटीजर कॉलम है तो उसमें सिर्फ नंबर्स ही आ सकते हैं, ठीक है। वॉरचार हमने पढ़ा था उसमें एसक्यूएल सर्वर माई एसक्यूएल में, तो वहां पे हम सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं एक टेबल की, ये कहलाती हैं स्कीमा। मतलब टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जिस तरह से कॉलम्स हो गए, रोज हो गए, ठीक है, कॉलम्स की डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं किसके अंदर, स्कीमा के अंदर, ठीक है। तो ये होता है आपके पास स्कीमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर जो कि हमने देखा था व्हाट इज मोंगो डीबी, और इसके अंदर हम नो एसक्यूएल की बात कर रहे थे ना। अब जरा आप नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट समझो। भाई देखो ये जो मोंगो डीबी है ना, इसके अंदर जो भी हमारे पास डेटाबेस होता है वो स्कीमा लेस डेटाबेस होता है। स्कीमा लेस डेटाबेस का मतलब
कि इसके अंदर जो भी हम डेटाबेस बनाएंगे MongoDB को यूज करके, उसके अंदर हमारे पास टेबल्स नहीं होंगे, रिलेशंस नहीं होंगे। एसक्यूएल और माइस्क्यूएल की लैंग्वेज में हम टेबल्स को क्या कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं, एंटिटीज कहते हैं। तो MongoDB के अंदर हमारे पास टेबल्स ही नहीं होते, और जब टेबल्स नहीं होते तो जाहिर बात है रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है। इन शॉर्ट हमारे पास MongoDB स्कीमा लेस डेटाबेस होता है, जिसके अंदर टेबल्स और रिलेशंस हमारे पास नहीं होते। तो इसलिए MongoDB को यहां पे क्या कहा जा रहा है, नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास एक सवाल बनता है कि भाई अगर MongoDB के डेटाबेस के अंदर टेबल्स ही नहीं होते, मतलब अगर वो स्कीमा लेस डेटाबेस है, तो फिर हम MongoDB के डेटाबेस में डेटा किस तरह से स्टोर करेंगे। अब मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो, हाउ टू स्टोर डेटा इन MongoDB। भाई देखो, ये जो MongoDB का हमारे पास डेटाबेस है ना, इसके अंदर जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो जेसन फॉर्मेट में करेंगे। जेसन फॉर्मेट मतलब कौन सा फॉर्मेट होता है, मैं आपको उसका दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये एक एग्जाम्पल है, सब इससे वाकिफ है, मतलब आज के टाइम पे जो जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो जो प्रोग्रामर्स हैं, उनको पता है कि जेसन क्या है। लेकिन अगर किसी को जेसन के बारे में नहीं पता, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जेसन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब बिगिनर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए कि उसके अंदर डेटा किस तरह से स्टोर होता है, किस तरह से की वैल्यू पेयर्स बनते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स हैं, किस तरह एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और ये सब मिला के हमारे पास जेसन फॉर्मेट बनता है। तो मैंने क्या बताया कि MongoDB हमारे पास उसके अंदर नो टेबल्स होते हैं, मतलब स्कीमा लेस डेटाबेस होता है। इसलिए हमारे पास MongoDB के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो जेसन फॉर्मेट में करते हैं। जिस तरह यहां पे देखो, यहां पे एक एम्प्लॉई है, फॉर एग्जांपल उसका नाम है आदिल। ठीक है, तो देखो उसकी सारी डिटेल्स यहां पे लिखी हुई हैं। जिस तरह रोज एंड कॉलम्स होते हैं ना, तो समझ लो ये नेम, सरनेम, एज, ये कॉलम हो गया, और आदिल अंसारी 31 511 ये क्या हो गई, उनकी वैल्यूज हो गई, उनकी रोज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा स्टोर होता है MongoDB के डेटाबेस के अंदर। ठीक हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, ये जो मैंने आपको MongoDB की डेफिनेशन बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट समझा दिया ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या है। मतलब MongoDB इज अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। मतलब पहले हमने समझा कि MongoDB नो एसक्यूएल डेटाबेस है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि MongoDB हमारे पास डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड क्या है, डेटाबेस है। ठीक है, तो अब इसको जरा समझो। ठीक है, यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस को समझाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको जो हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं, एसक्यूएल, माईएसक्यूएल और MongoDB जो हम पढ़ रहे हैं, इसके दरमियान मैं आपको एक डिफरेंस समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो एसक्यूएल सर्वर, माईएसक्यूएल और यहाँ पे MongoDB, इनका डिफरेंस बताता हूँ। भाई देखो, एसक्यूएल सर्वर, माईएसक्यूएल के अंदर जो भी हम डेटाबेस बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस, जो कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं। ठीक है, और टेबल्स के अंदर आपके पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो जरा ना इनकी टर्मिनोलॉजीज को समझना, जो टर्म्स यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस कहते हैं उसको। फिर उसके अंदर जो हम टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं उनको टेबल्स कहते हैं। फिर टेबल्स के अंदर रोज होते हैं, कॉलम्स होती हैं, फील्ड्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो MongoDB के अंदर जो डेटाबेस होता है उसे तो डेटाबेस ही कहते हैं, लेकिन MongoDB के अंदर जो हम टेबल्स बनाते हैं ना, देखो टेबल्स तो नहीं होते, मैं बता चुका हूं। टेबल्स की जगह एक और टर्म यूज की जाती है MongoDB के अंदर, जिसको हम कहते हैं कलेक्शंस। मतलब MongoDB के डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, कलेक्शंस बनाएंगे। अब ये कलेक्शंस क्या होती हैं, अभी मैं आपको ये दिखाता हूं। और फिर कलेक्शंस के अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे उनको हम यहां पे कहेंगे डॉक्यूमेंट्स। मतलब मैं यहां पे कंपेयर करके दिखा रहा हूं कि एसक्यूएल सर्वर, माईएसक्यूएल में जिसको हम डेटाबेस कहते थे, MongoDB में उसको हम डेटाबेस कहते हैं। लेकिन एसक्यूएल, माईएसक्यूएल के अंदर जिनको हम टेबल्स कहते हैं उनको MongoDB में हम क्या कहेंगे, कलेक्शंस कहेंगे। और कलेक्शंस जो होती हैं वो जेसन फॉर्मेट में होती हैं, टेबुलर फॉर्मेट में नहीं, ये याद रखना। और फिर जो हमारे एसक्यूएल, माईएसक्यूएल के अंदर टेबल्स के अंदर रोज होती है ना, उन रोज को हम MongoDB में क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्स। मतलब कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह टेबल्स के अंदर रोज होती है ना, उसी तरह MongoDB में डेटाबेस है, उसके अंदर कलेक्शंस होंगी, कलेक्शंस के अंदर हमारे पास क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट्स मतलब रिकॉर्ड्स हो गई, आपकी रोज हो गई। अब यहां पे देखो, ये जो MongoDB के अंदर मैंने आपको टर्म्स बताई है ना, कलेक्शंस हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। भाई देखो, हमारे पास ये एक जेसन डेटा है। ठीक है, इस जेसन डेटा के अंदर आप देखो 3 एम्प्लॉयज का डेटा है, एक है आदिल, एक है कुमार और तीसरा है जॉन। मतलब यहां पे देखो सेट ऑफ हमारे पास क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो सेट ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं यहां पे कह रहा हूं कलेक्शन।
और चूंकि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो इस कलेक्शन का नाम क्या है, एम्प्लॉय कलेक्शन। मतलब सेम उसी तरह जिस तरह एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं हम, और उस टेबल के अंदर सपोज करो कि 3 रोज हैं, सेम उसी तरह हमारे पास एम्प्लॉय की कलेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास 3 क्या है, जेसन के ऑब्जेक्ट्स हैं। और अब देखो ये जो जेसन ऑब्जेक्ट्स है ना, इनका भी अपना एक अलग सा नाम है, ठीक है। यहां पे देखो ये आपको नजर आ रहा है आदिल का रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर मैं आदिल का रिकॉर्ड निकाल के यहां पे रखूं तो ये जो सिंगल रिकॉर्ड है ना, सिंगल रो है, ये कहलाएगी आपके पास डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यहां पे देखो ये जो एम्प्लॉय कलेक्शन है ये बेसिकली क्या है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि इसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक आदिल का डॉक्यूमेंट है, दूसरा कुमार का और तीसरा जॉन का। तो मोंगोडीबी के डेटाबेस में जो कलेक्शन है वो बेसिकली क्या है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे मोंगोडीबी को कहा जाता है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है। यहां पे देखो देखो मोंगोडीबी के अंदर हमारे पास ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, मतलब एक रो है, एक हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है। और आपको पता है कि जेसन का ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें डेटा की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। दूसरी तरफ यहां पे देखो हमारे पास अगर हम यही डेटा, ठीक है, ये जो मैं आपको मोंगोडीबी के अंदर दिखा रहा हूं जेसन फॉर्मेट में, अगर इसको हम एसक्यूएल और माईएसक्यूएल में रिप्रेजेंट करते थे तो वो कैसे करते थे, इस तरह से करते थे। मतलब एक टेबल है जिसके अंदर नेम, सरनेम, एज और हाइट का क्या है, कॉलम है, और उसके अंदर यहां पे देखो एक रो मौजूद है। तो यही आपके पास क्या कहलाता था वहां पे, एम्प्लॉय का टेबल। मतलब एम्प्लॉय का टेबल था एसक्यूएल माईएसक्यूएल के अंदर, उसी चीज को मैं यहाँ पे मोंगोडीबी के अंदर कलेक्शन का एक डॉक्यूमेंट कह रहा हूं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन भी आपको साथ साथ समझा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एक और मजे की बात बताता हूं आपको, ये जो हम जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं ना, मतलब अपने कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं मोंगोडीबी में, तो इसमें एक बड़ी जबरदस्त बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 5 समझ लो फील्ड नजर आ रही होंगी, एक है नेम, दूसरा सरनेम, एज, हाइट, और फिर देखो डिपार्टमेंट। भाई देखो एसक्यूएल माईएसक्यूएल के अंदर हम क्या करते थे, एम्प्लॉय का एक अलग टेबल होता था और डिपार्टमेंट का एक अलग टेबल होता था। फिर उसके दरमियान हम प्राइमरी की फॉरेन की का क्या बनाते थे, रिलेशन बनाते थे, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंट की जो आईडी है वो प्राइमरी की होती थी, और वही डिपार्टमेंट आईडी अगर एम्प्लॉय टेबल में है तो उसको हम फॉरेन की कहते थे। और फिर इसी तरह से हम रिलेशन बनाते थे दो टेबल्स के दरमियान में। लेकिन यहां पे देखो ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब प्राइमरी की फॉरेन की बनाने की जरूरत नहीं है, रिलेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए जो हम क्यूरी लगाते थे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, वहां पे भी इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में। क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपके पास जो एम्प्लॉय है उसकी डिपार्टमेंट की डिटेल्स भी उसी के अंदर मौजूद है। मतलब यहां पे देखो नेस्टेड डॉक्यूमेंट वाला एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ है। मतलब एक डॉक्यूमेंट तो यह है पूरा का पूरा, और उसके अंदर डिपार्टमेंट का नेस्टेड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। और अगर इसको जेसन की लैंग्वेज में कहूं तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक नेस्टेड जेसन ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे देखो कहीं भी मुझे एक दूसरी कलेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि एम्प्लॉय की कलेक्शन अलग बना रहा हूं, डिपार्टमेंट की कलेक्शन अलग बना रहा हूं, नहीं, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर बना लेंगे, ठीक हो गया। फिर सपोज करो इसी कलेक्शन के अंदर हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह का नजर आता है। मतलब यहां पे देखो वो जो एम्प्लॉय कलेक्शन है उसी का ये दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंट है। मतलब उसी एम्प्लॉय कलेक्शन की ये दूसरी रो है, और वो दूसरी रो यहां पे देखो कुमार से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पे देखो नेम, सरनेम, एज और हाइट ये तो सेम है, लेकिन यहां पे देखो एक और फील्ड है जो कि डिफरेंट थी हमारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट से। और ये देखो ये एक्सपीरियंस का हमारे पास एरे है। एरे मतलब जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। और एरे के लिए यहां पे देखो हमारे पास सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, क्या है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट। देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। मतलब पीछे जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे देखो, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे देखो ये एक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर था। लेकिन यहां पे अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, एरे की, ठीक है। मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास एरे है जिसके अंदर सिर्फ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हैं। तो इस तरह से भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो मोंगोडीबी के कलेक्शंस के अंदर एज अ डॉक्यूमेंट। मतलब ये दोनों डॉक्यूमेंट, एक पीछे वाला और ये वाला डॉक्यूमेंट, दोनों एक ही कलेक्शन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आप देखो उनकी जो फील्ड्स हैं वो डिफरेंट है। वहां पे डिपार्टमेंट की फील्ड थी जो कि एक नेस्टेड डॉक्यूमेंट था, लेकिन यहां पे देखो ये एक्सपीरियंस क्या, एक एरे है।
मतलब जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो इस तरह से जब आप अपनी कलेक्शन बनाते हो, मतलब उसके अंदर डेटा स्टोर करते हो, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमें एसक्यूएल माई एसक्यूएल में नहीं मिलती थी। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। तो अब यहां पे देखो, अब मैं वो दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक साथ आपको यहां पे दिखाता हूं। जिस तरह यहां पे देखो, हमारे पास एक कलेक्शन है, वही वाली एम्प्लॉय वाली। इसके अंदर ये पहला डॉक्यूमेंट है, मतलब पहली रो है, और ये किससे रिलेटेड है? आदिल से रिलेटेड है, मतलब आदिल एक एम्प्लॉय है। ठीक है, इसके अंदर देखो कितनी की वैल्यू पेयर्स हैं? 4, मतलब 4 फील्ड्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक दूसरे डॉक्यूमेंट की, जो कि इसी कलेक्शन के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुमार का डेटा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 फील्ड्स थी, लेकिन यहां नीचे देखो जो सेकंड डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर 5 फील्ड्स हैं, नेम, सरनेम, एज, हाइट और एक्सपीरियंस। तो मतलब इस तरह से भी आप कर सकते हो कि आपके कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं। मतलब यहां पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एवरी डॉक्यूमेंट कैन हैव डिफरेंट फील्ड्स, मतलब एक कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी रोज हैं, सबकी अलग अलग फील्ड्स हो सकती हैं। और फिर यहां पे देखो, नंबर ऑफ फील्ड्स कैन वेरी बिटवीन डॉक्यूमेंट्स। मतलब यहां पे देखो, ये जो पहला डॉक्यूमेंट था इसके अंदर 4 फील्ड्स है ना, और ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर 5 फील्ड्स हैं। लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं तीसरा डॉक्यूमेंट बनाता हूं, उसके अंदर 6 फील्ड्स हो जाएंगी अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है, और अगर मैं चौथा बनाऊं उसके अंदर 7 भी रख सकता हूं, 8 फील्ड्स भी रख सकता हूं। लेकिन ये हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट रखते हैं। क्योंकि सपोज करो कि ये जो आदिल था, ठीक है, ये एक एम्प्लॉय है जो कि फ्रेशर था, इसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन ये जो कुमार है, ये एक एक्सपीरियंस बंदा था। ठीक है, इसलिए यहां पे हमें एक एक्सपीरियंस का जो सेक्शन है वो ऐड करने की जरूरत पड़ गई। तो इसी तरह से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नंबर ऑफ फील्ड्स हैं वो वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और डिफरेंट भी रख सकते हो। फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, डेटा स्टोर टुगेदर। मतलब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, डिफरेंट फील्ड्स के या जिनके नंबर ऑफ फील्ड्स चेंज हैं, वो सारे एक ही कलेक्शन के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए यहां पे कह रहा है डेटा जो होता है सारा डॉक्यूमेंट्स का, वो एक ही कलेक्शन के अंदर स्टोर होता है। इसका मतलब हमें अलग अलग टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह हम एसक्यूएल माई एसक्यूएल में करते थे, अलग अलग टेबल्स बनाते थे और फिर उनके दरमियान रिलेशंस बनाते थे। तो वो वाला काम यहां पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज्ड। मतलब फ्लेक्सिबल हो गया ना, कि एक डॉक्यूमेंट में 4 कॉलम्स हैं, दूसरे में 5 हैं, तीसरे में 6 हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम सारी सेटिंग कर रहे हैं, और अलग अलग कलेक्शंस भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, उनके दरमियान रिलेशंस भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इस केस में फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखो वो जो डेफिनेशंस थी, ठीक है, अब वो आपको अच्छे समझ में आएंगी। यहाँ पे देखो, ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा कि MongoDB डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड और नो एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम है। फिर यहाँ पे आ जाओ, MongoDB प्रोवाइड्स हाई स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से होती है, और परफॉर्मेंस भी जाहिर बात है बढ़ जाएगी जब आपके पास डेटा मल्टीपल टेबल से नहीं आ रहा बल्कि एक सिंगल कलेक्शन से आ रहा है। ठीक है, उनके ऊपर जो भी आप क्यूरीज वगैरह यहाँ पे लिखोगे तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और देखो MongoDB के अंदर एक इंडेक्सिंग का फीचर भी है जो कि बहुत अमेजिंग तरीके से काम करता है और इसकी परफॉर्मेंस को फास्ट बनाता है, मतलब रिट्रीवल इसका और ज़्यादा फास्ट कर देता है। और स्केलेबिलिटी का मतलब कि आप MongoDB को एक्सपेंड भी कर सकते हो, मतलब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। फिर आगे आ जाओ, देखो कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पे। देखो, अनलाइक स्टैंडर्ड रिलेशनल डेटाबेसेस, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो पुराने रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स हैं, जिस तरह RDBMS हम कहते हैं ना, जिस तरह SQL भी RDBMS है, MySQL भी RDBMS है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उनकी तरह ऐसा नहीं होता। MongoDB जो अपना डेटा स्टोर करता है वो JSON डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर डेटा स्टोर करता है। क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो ट्रेडिशनल जो स्टैंडर्ड डेटाबेसेस है, ठीक है, जिनको हम RDBMS डेटाबेस कहते हैं, SQL हो गया, MySQL हो गया, उसके अंदर टेबल्स में डेटा स्टोर होता था, लेकिन MongoDB के अंदर JSON के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, MongoDB इज एन ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटाबेस सिस्टम। भाई देखो, बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज, क्योंकि भाई देखो आपको पता है कि फ्यूचर अब इसी चीज का है। जो भी टेक्नोलॉजी आएगी अगर वो ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है तभी वो पीक पे जा सकती है, अदरवाइज वो पीक पे नहीं जा सकती। ये बात तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अडेप्ट कर ली है, और यही वजह है कि अब जो उनकी .NET है, ठीक है, वो भी आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म और ओपन सोर्स हो चुकी है। तो सेम इसी तरह MongoDB भी आपके पास ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर आगे आ जाओ,
अब देखो यहाँ पे MongoDB के डेटाबेस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला पॉइंट्स, डेटाबेस इज अ कंटेनर फॉर कलेक्शंस। मतलब जिस तरह एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाते थे, उसी तरह जो MongoDB का डेटाबेस है वो कंटेनर है किस चीज का? MongoDB की कलेक्शंस का, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट, ईच डेटाबेस गेट्स इट्स ओन सेट ऑफ फाइल्स। मतलब हर MongoDB के डेटाबेस के अंदर उसकी अपनी क्या होती है? सेट ऑफ फाइल्स होती है जिसके अंदर हम कलेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। फिर देखो, अ सिंगल MongoDB सर्वर कैन हैज मल्टीपल डेटाबेसेस। देखो ये तो उसी तरह से जिस तरह एसक्यूएल सर्वर में था, MySQL में था, कि वहां पे भी जो उसका एक सर्वर होता था उसके अंदर हम मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते थे। तो यहाँ पे भी वही सीन है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे बात कर रहा है MongoDB की कलेक्शन की, ठीक है। तो देखो कलेक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि कलेक्शन के अंदर जो रोज होती है उन्हीं को डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, और ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम कलेक्शन कहते हैं। फिर देखो सेकंड पॉइंट, कलेक्शन इज इक्वलेंट टू RDBMS टेबल। मैंने बताया ना एसक्यूएल क्या है? RDBMS है। MySQL क्या है? RDBMS है। तो MongoDB की जो कलेक्शन है वो वही है जो RDBMS के अंदर, मतलब एसक्यूएल और MySQL के अंदर जो टेबल्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अ कलेक्शन कंसिस्ट इनसाइड अ सिंगल डेटाबेस, ठीक है। मतलब एक कलेक्शन आपकी किसी एक डेटाबेस के अंदर क्या होगी? मौजूद होगी, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्शंस डू नॉट एनफोर्स अ स्कीमा। वही बात मैंने जो आपको शुरू में बताई थी कि हमारे पास जो MongoDB है वो स्कीमा लेस डेटाबेस है। इसका मतलब इसके अंदर जो कलेक्शंस होती हैं वो जेसन फॉर्मेट में होती हैं, वो टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होती। तो जब टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होंगी तो जाहिर बात है उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसका स्कीमा नहीं होगा। स्कीमा के अंदर मैंने आपको बताया ना कि टेबल का स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें रोज, कॉलम्स की डेटा टाइप, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, ठीक है। फिर यहां पे देखो लास्ट पॉइंट, अ कलेक्शन कैन हैव डिफरेंट फील्ड्स विद इन अ डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो आपकी कलेक्शन होती है उसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हो सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। जिस तरह मैंने बताया कि 3 डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी एक कलेक्शन के अंदर। पहले डॉक्यूमेंट के अंदर 4 फील्ड्स हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर 5 हैं, तीसरी के अंदर 6 हैं या 7 हैं, ठीक है। तो इस तरह से फील्ड्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। मतलब नंबर ऑफ फील्ड्स भी डिफरेंट हो सकती हैं और फील्ड्स खुद भी डिफरेंट हो सकती हैं। जिस तरह कि एक डॉक्यूमेंट के पास एक्सपीरियंस वाला कॉलम था, मतलब एक्सपीरियंस वाली फील्ड थी, लेकिन वो फील्ड किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के पास नहीं है अगर वो फ्रेशर है, ठीक है। तो यही पॉइंट यहां पे बता रहा है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है। तो अब देखो, अब बात करते हैं MongoDB के यूज केसेस की। मतलब MongoDB को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, किसके साथ यूज कर सकते हैं। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, MongoDB इज ऑफन यूज्ड इन, तो यहां पे देखो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आप CMS भी कहते हो, उसके अंदर आप MongoDB को एज अ डेटाबेस यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाओ, रियल टाइम एनालिटिक्स, मतलब एनालिटिक्स से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर आप MongoDB डेटाबेस को यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो IoT एप्लीकेशंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जिसका फ्यूचर है आपके पास IoT एप्लीकेशंस, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो? MongoDB को एज अ डेटाबेस यूज कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट, मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस आपको पता है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करके, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके हम बनाते हैं। तो वहां पे हर जगह आप क्या कर सकते हो? MongoDB को एज अ डेटाबेस यूज कर सकते हो। क्योंकि भाई देखो MongoDB के अंदर डेटा किस फॉर्म में यूज हो रहा है? जेसन फॉर्मेट में यूज हो रहा है। तो जेसन आपको पता है कि एक तो लाइट वेट फॉर्मेट है और वो कंपैटिबल है बहुत सारी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। मतलब अगर मैं ऐसा कहूं कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ सपोर्टेड है तो ये भी गलत नहीं होगा। फिर लास्ट में आ जाओ आपके पास कैटलॉग्स एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। भाई जिस तरह ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती है ना, प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, वहां पे आप जाते हो, बाय करते हो, ऑनलाइन आप पे करते हो, परचेज करते हो। कैटलॉग्स होते हैं जिसके अंदर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाए हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होते हैं उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो? MongoDB को एज अ डेटाबेस यूज कर सकते हो। क्योंकि भाई देखो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना, इसके अंदर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की जरूरत पड़ती है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि MongoDB एफिशिएंट तरीके से आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या करता है? हैंडल करता है, ठीक है। तो एक ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे आ जाओ, अब यहां पे बात करते हैं कि ये जो हमारे पास MongoDB है वो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ यूज हो सकता है। और मजे की बात बताऊं, कोई छोटी मोटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं, जाइंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि ह्यूज आपके पास मानी जाती हैं आज के टाइम पे, उन सब के साथ आप MongoDB का यूज कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। जिस तरह आप यहाँ पे C# प्रोग्रामिंग के साथ यूज कर सकते हो MongoDB को, फिर आप जावा के साथ यूज कर सकते हो, आप पाइथन के साथ यूज कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट के साथ यूज कर सकते हो,
जिस तरह हम यहाँ पे Node.js का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं ना, तो Node.js के साथ आप डेटाबेस MongoDB को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आइडियल भी है कि जो Node.js के डेवलपर्स हैं वो डेटाबेस के लिए MongoDB को प्रिफेयर करते हैं, और आइडियल भी है, रिकमेंडेड भी है ये कि आप Node.js के साथ किसको यूज करो, MongoDB को एज अ डेटाबेस यूज करो। फिर आप चाहो तो Swift के साथ यूज कर सकते हो MongoDB को, Ruby के साथ यूज कर सकते हो, Go के साथ यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। मतलब और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसके साथ MongoDB आप इजीली यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ड्राइवर्स बहुत सारे ऐसे हैं, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनको यूज करके आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ क्या कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। फिर आगे आ जाओ। तो भाई देखो, सबसे बड़ा सवाल, वाई यूज MongoDB, ये सवाल अक्सर इंटरव्यूज के अंदर भी लाजमी पूछा जाता है कि भाई MongoDB को मैं क्यों यूज करूं। तो भाई उसका एक ही लाइन का आंसर है, और वो ये है कि MongoDB आपके पास चूंकि डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड स्टोरेज करता है, मतलब डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जेसन डॉक्यूमेंट्स, जो कि दूसरे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस नहीं करते। यही वजह है कि हमारे पास MongoDB को यूज किया जाता है। तो ये वन लाइनर अगर आप अपने इंटरव्यूअर को भी बता दोगे ना, तो वो आपसे कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ प्री रिक्विजिट्स, मतलब MongoDB को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेसेस, मतलब आपको डेटाबेसेस की बिगिनर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए कि जिस तरह टेबल्स क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, रिलेशंस किस तरह से बनते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब जाके आप MongoDB को और अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन भाई अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर सीरीज के अंदर आपको जो बेसिक चीज़ें हैं ना MongoDB का टॉपिक समझाने से पहले, वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, जिससे आपको अलग से भी इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पहले से आपके पास डेटाबेस की नॉलेज है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, फिर देखो सेकंड पॉइंट, प्रोग्रामिंग स्किल्स, मतलब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक तो जरूर आनी चाहिए, एटलीस्ट वन। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की आनी चाहिए, बिगिनर लेवल की भी आती है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और भाई मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप ये MongoDB की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हो तो जाहिर बात है प्रोग्रामिंग स्किल्स तो आपके पास होंगी। ठीक है, फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, जेसन की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। जेसन की फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसकी भी आपको बेसिक लेवल की अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है तब आप इजीली इसको कवर कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी है, फिर दोबारा वही बात करूंगा कि मैं आपको जेसन का जो सिंटैक्स होता है, इसकी जो चीज़ें होती हैं, वो भी साथ साथ आपको सिखाता जाऊंगा ताकि आपको इसको अलग से देखने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर लास्ट में आ गया हमारे पास CLI प्रोफिशिएंसी, मतलब कमांड लाइन। भाई विंडोज़ के अंदर सब ने वो CMD यूज़ किया होगा ना, CMD प्रॉम्प्ट, उसके अंदर कमांड्स वगैरह भी टाइप की होंगी, या फिर किसी ने VS कोड का टर्मिनल देखा होगा, उसके अंदर भी कमांड्स को एंटर करके काम किया होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि आपको CMD जो कमांड लाइन होता है, ठीक है, उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर नॉलेज नहीं भी है तब भी मैं आपको इसी लेक्चर सीरीज के अंदर CLI की भी नॉलेज दे दूंगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। भाई देखो, इस तरह के लेक्चर के अंदर बहुत सारी मेहनत लगती है, ठीक है, तो मुझे प्लीज़ डिसअपॉइंट नहीं करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, इन वीडियोज़ को शेयर करो ताकि दूसरों का भी भला हो सके। और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।